Assalamualaikum. Dear student, today's lecture number 6 of states of matter. पिछले लेक्चर में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखा. अब उससे रिलेटेड एक पॉइंट है थर्मल एनर्जी का, कि हाउ थर्मल एनर्जी अफेक्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक, थर्मल एनर्जी होती क्या है? थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं? इट इज द measure of kinetic energy. Measure of kinetic energy of particles of matter. ठीक है, मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके जो पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उनका मेजरमेंट कहलाता है थर्मल एनर्जी. ठीक, थर्मल एनर्जी, ये थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी एक्चुअल में. ठीक, क्या होता है? पार्टिकल के अंदर कोई भी एटम है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है. ठीक, अब वो आपस में एक दूसरे से या तो टकराते हैं विद इन ए मॉलिक्यूल, पूरा ऐसा सिस्टम है. तो ये आपस में जनरली इन केस ऑफ लिक्विड वी ऑब्जर्व दैट इनकी एनर्जी जो होती है ये मूवमेंट की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है. उसकी वजह से यहाँ पर एक कोलिजन की वजह से, टकराव की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है. दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट हो रही है, ये ऐसा फिजिक्स में कहते हैं. अब यहाँ हम केमिस्ट्री में देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो किसी भी मैटर का, सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, अगर यहाँ पे ये सपोज आपने इसको बीकर में लिया, कंटेनर में लिया, ये आपका सिंपल सा पानी है, वाटर है. ठीक, अब यहाँ पर ये पानी ऐसा रखा हुआ बीकर में, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बर्नर लगा दिया, इसको हीट कर लिया, क्या होगा? हीट करने से थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे इस बीकर के पार्टिकल एस्केप होना शुरू होंगे, जिसको हम वेपर कहते हैं, भाप बनना शुरू होंगे. इट मीन्स ड्यू टू टेम्परेचर the kinetic energy of the molecule becomes increases. और kinetic energy को हमने कह दिया it is a thermal energy. Thermal energy increases with increase in temperature and vice versa. तो हम kinetic energy को हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? Thermal energy that directly proportional to temperature. When temperature increases, thermal energy increases. ठीक, अब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ा दिया. अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी भी टाइप के हों, चाहे वो डायपोल टाइप के हों, डायपोल इंड्यूस टाइप को, डायपोल आयन टाइप के हों, तो अगर उस सब्सटेंस में उसका जो थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. ठीक, थ्री स्टेट्स, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का, गैस का, ऑल थ्री स्टेट्स आर बिकम्स इन ए बैलेंस. बैलेंस में होता है फोर्स, लेकिन अगर आपने एनर्जी बढ़ा दी तो वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है. ठीक है, आप एक भरी बस में अगर आप हो और बहुत ज़्यादा उसमें लोग भरते चले जाए, वहाँ पर वो जो होता है बस का बैलेंस बिगड़ने लगता है. वहाँ पे मॉलिक्यूल की जैसे मूवमेंट बढ़ रही है, आप यहाँ पे एक के बाद एक वहाँ पे वो थर्मल एनर्जी, इसका टकराव बढ़ते जा रहा है. तो इनका फोर्सेस जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. अगर ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक, सपोज इन केस ऑफ गैस, अगर ये फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है और ज़्यादा एस्केप हो जाएंगे. अगर ये लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा, गैस है तो गैस से उसके जो है वो और ज़्यादा, मतलब उसके मॉलिक्यूल एस्केप होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, देयरफॉर दे मेक ए सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस. ठीक, और अगर उसी के रिवर्स करते हम, टेम्परेचर को लोअर करते, एकदम शुरू में मैंने बताया था कि सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो वो लिक्विड तो बनेगा,
यहाँ पर भी क्या हुआ, सॉलिड के बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में लिक्विड ये पार्टिकल्स, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज है। अब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, अब ये लिक्विड बन गए, थोड़े से दूर चले जाते हैं, इस तरह लिक्विफाई होते हैं, ठीक। उसी लिक्विड को फर्दर आप हीट प्रोवाइड करो, क्या हो जाएगा, दैट कन्वर्ट इनटू ए गैस, दिस इज ए लिक्विड, दिस इज गैस, ओके। अब इसी को, इस गैस को अगर आप टेम्परेचर डाउन कर देते हो, इसको कूलिंग कर देते हो, कूलिंग से ये वापस लिक्विड बन जाएगा, इसको और कूल करते हो तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो होता क्या है एक्चुअल में, थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस, कहाँ से कहाँ, सॉलिड से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस इट बिकम्स डिक्रीजेस। यहाँ बहुत ज़्यादा था इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड में कम हो गया, गैस में और ज़्यादा कम हो गया ड्यू टू थर्मल एनर्जी, राइट, इज दैट क्लियर। थर्मल एनर्जी की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो डिक्रीज होते जाते हैं। आप इसका रिवर्स ले लो, गैस से अगर आप इस तरफ जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ वी इंक्रीजेस द if we increases the intermolecular forces, इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम इसको क्लोज कर रहे हैं, करीब कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, देयरफॉर द थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस, बराबर। यहाँ पर क्या होगा, थर्मल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है, गैस को आपने करीब कर दिया, वहाँ पे मूवमेंट कम हो गई एटम की, जो भी पार्टिकल्स हैं, अब उसको आपने और कूल कर दिया, और क्लोज कर दिया, टेम्परेचर और डाउन कर दिया, तो यहाँ पर ये इस फोर्सेस की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से फोर्सेस अफेक्ट होते हैं, इज दैट क्लियर। यहाँ पर हम एक चार्ट के ज़रिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कितनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक। ये एक चार्ट आपके बुक में दिया गया है, मैं डायरेक्ट बुक का टेबल लेती हूँ, ये अच्छे से पूरा क्लियर आपको हो जाएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक, चारों टाइप के फोर्सेस हैं, इन आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, लंदन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। यहाँ पे आयन डायपोल जो है इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल मैंने बताई थी, आपको याद रखना है। आयन, सोडियम को हमने पानी में हल किया, सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम के आयन से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होता है, वहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है मॉडरेट होता है, मतलब वो बॉन्डिंग मॉडरेट होती है, नियर अबाउट 10 to 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऑकर्स बिटवीन आयंस एंड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल रखो, नमक और पानी, नमक का आयन जो है सोडियम और पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट। डायपोल डायपोल, HCl एग्जांपल याद रखो, HF एग्जांपल याद रखो, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये वीक होता है, ये बताई थी मैं जब लेक्चर बता रही थी कि 3 से 4 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। कहाँ पर मौजूद होते हैं ये, ऑकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। डायपोल जहाँ पे भी आया फ़ौरन आपके ध्यान में आना चाहिए, पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट। लंदन डिस्पर्सन, ये कहाँ हो गया, एटम के अंदर, एक एटम की एग्जांपल देखो, न्यूक्लियस प्लस उसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, ये वीक होता है एज कम्पेयर टू आयन डायपोल। इट इज़ प्रेजेंट ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर, हर एक के अंदर मौजूद है, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन साइज एंड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये मॉडरेट होते हैं, 10 से 40 किलो जूल इसकी एनर्जी होती है, किलो जूल पर मोल। ऑकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स विथ, मैंने बताया था कि जो भी एटम्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है, उनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो गैस के ताल्लुक से, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ लॉज हैं, वहाँ से हमारा एक्चुअल मेन टॉपिक शुरू होता है चैप्टर का। अभी ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कुछ टर्म्स थी, कुछ फोर्सेस के बारे में आपको मुतारिफ कराया गया, आप उसकी स्टडी कीजिए। अगले लेक्चर में मैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ, ठीक है। थैंक यू।